fluid connective tissue। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड एंड lymph are fluid connective tissue। ये क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड फ्लो थ्रू ब्लड वेसल्स। ब्लड किससे फ्लो होता है? ब्लड वेसल्स pumped by heart and lymph flow through lymph vessels। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग दे लेते हैं ब्लड की। ब्लड कंसिस्ट ऑफ ब्लड प्लाज्मा, एंड ब्लड सेल्स। ब्लड में क्या क्या है? ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल्स है। तो ब्लड फ्लो थ्रू ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ फ्लो थ्रू लिम्फ वेसल्स। ब्लड कंसिस्ट ऑफ ब्लड प्लाज्मा। अब यहाँ देख लेते हैं, मॉर्निंग सेशन में बताया था, ए वाले बच्चे भी हैं। तो ब्लड में क्या क्या है? ब्लड प्लाज्मा और क्या है? ब्लड सेल्स। ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं, सपोज कर लीजिए यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में हमने क्या ले लिया? हमने ब्लड ले लिया। यहाँ पे ब्लड ले लिया। तो अगर इसको थोड़ी देर के लिए स्टे कर दें, रोक दें, तो इसमें सेटलिंग हो जाएगी। सेटलिंग होने के बाद इसमें देखेंगे कि टेस्ट ट्यूब में 2 लेयर बन जाएगी। एक लेयर तो ब्लड सेल्स की बन जाएगी नीचे, और एक लेयर बन जाएगी किसकी? ब्लड प्लाज्मा की। तो यहाँ पे नीचे क्या होगा? नीचे सब ब्लड सेल्स होंगे। क्या होंगे? ब्लड सेल्स होंगे। रिवीजन भी हो जाएगा क्योंकि रिमीडियल है, तो जो लोग पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। ये हो गया ब्लड सेल्स। और ऊपर में क्या हो गया? यहाँ हो गया ब्लड प्लाज्मा। यहाँ क्या हो गया? ब्लड प्लाज्मा। ये ब्लड प्लाज्मा हो गया पूरा। अगर यह यहाँ तक है तो ये ब्लड प्लाज्मा हो गया। यहाँ तक ये ब्लड प्लाज्मा हो गया। तो अगर हम ठीक से देखें तो इसमें 2 भाग हो गए। यहाँ से ब्लड प्लाज्मा और यहाँ पे ब्लड सेल्स। तो अगर ठीक देखें तो ब्लड प्लाज्मा कितना दिखाई दे रहा है? 55%। और ब्लड सेल कितना दिखाई दे रहा है? 45%। तो लिख लीजिए, ब्लड प्लाज्मा इन ब्लड प्लाज्मा इज 55% एंड ब्लड सेल्स आर 45%। जो लोग नहीं लिखे वो लिखेंगे, जो लिखने सुनेंगे। ब्लड प्लाज्मा 55% एंड ब्लड सेल्स आर 45%। ब्लड प्लाज्मा contain watery medium पानी जैसे है, in which
उसमें क्या क्या है? यस, इन विच प्रोटीन, एमाइनो एसिड, उसमें प्रोटीन है, एमाइनो, जो कुछ खाते हैं पचता है ब्लड में जाता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज, मिनरल्स, विटामिन्स, इसके अलावा हार्मोन्स भी हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं, और भी रिस्पिरेटरी गैसेस जैसे ऑक्सीजन, वो भी घुली होती है, रिस्पिरेटरी गैसेस भी हैं। तो ये सब ब्लड प्लाज्मा में दौड़ते रहती है पूरी बॉडी में। और हमारा ब्लड सेल में क्या क्या है? ब्लड सेल में 3 तरह के सेल हैं। कौन कौन? आरबीसी, और कौन है? डब्ल्यूबीसी, और कौन है? प्लेटलेट्स है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है। तो प्लेटलेट्स, प्लेट माने तस्तरी, प्लेटलेट्स माने छोटी तस्तरी। जैसे बुक माने बड़ी किताब, बुकलेट माने छोटी किताब। आप ले लीजिए, टेबल यहाँ है, ले लीजिए, टेबल बैठिए, यहाँ से ले लीजिए, यह दे दीजिए उनको, इधर है, आराम से बैठ जाइए, इधर आ जाइए, निकल के ले जाइए, लेके बैठ जाइए। तो ब्लड प्लाज्मा में इतनी सारी चीजें, ब्लड सेल्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो लिख लीजिए, ब्लड प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड का काम क्या है? फंक्शन ऑफ ब्लड, द ब्लड प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ nutrients and oxygen all over the body। ये सब किसके द्वारा जाएगा? ब्लड के द्वारा, ऑल ओवर द बॉडी। हार्मोन्स आर also transported from one part of body to another part। जैसे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड है, वहां से हार्मोन निकल के अलग पार्ट ऑफ बॉडी में जाएगा। इसके अलावा ब्लड हेल्प्स इन रिमूवल ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू से इनटू लंग्स। पैर के पास से, हाथ के पास से CO2 को लंग्स में कौन लाएगा? टिश्यू इनटू लंग्स से फिर बाहर निकलेगा। ट्रांसपोर्ट यूरिया फ्रॉम लीवर इनटू किडनी। यूरिया कहाँ बनती है? लीवर में। और छनाई कहाँ होती है? किडनी में। तो लीवर से किडनी में कैसे जाएगा? ब्लड से होके। ट्रांसपोर्ट यूरिया फ्रॉम लीवर इनटू किडनी फॉर व्हाट? फॉर फिल्ट्रेशन।
किसके लिए? फिल्ट्रेशन के लिए। फिल्ट्रेशन के लिए लीवर से कहाँ जाएगा? किडनी में। CO2 पैर से, हाथ से, पूरे बॉडी से कहाँ जाएगा? लंग्स में। किसके द्वारा जाएगा? ब्लड के द्वारा जाएगा। ये सारा काम ब्लड ही करता है। इसके समझ में आ गया? तो लीवर में यूरिया बनी, वहां से ब्लड से होकर किडनी में गई, छन करके बाहर निकल गई। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड हाथ में, पैर में सही के विमान प्रोड्यूस हुआ और वहां से कहाँ आया? वहां से आया ब्लड में, ब्लड से होकर कहाँ आया? हार्ट में, हार्ट से पंप करके लंग्स में, लंग्स से क्या हो गया? बाहर निकल गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब देखिए, हम लोग सांस लेते हैं तो बहुत ज्यादा मात्रा में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। वो ऑक्सीजन लंग्स में जाती है, लंग्स से फिर ब्लड में जाती है, ब्लड से होकर के हार्ट पंप करके पूरे बॉडी में भेजता है और वहां से फिर सेल में जाएगा। सेल में जाके ऑक्सीजन ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, एनर्जी बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड फिर उसी ब्लड से होकर के वापस आती है कहाँ? हार्ट में, फिर पंप करके लंग्स में फिर बाहर जाती है। तो लंग से बॉडी में ऑक्सीजन गई, CO2 बॉडी से फिर लंग्स में आई और फिर बाहर निकली। तो ये सारी यात्रा उसकी किससे होती है? ब्लड से होती है, ब्लड के माध्यम से। ठीक है ना? तो ये ब्लड जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी बॉडी में। अब थोड़ा सा ब्लड सेल के बारे में काम को जान ले। तो ब्लड सेल में RBC, WBC, प्लेटलेट्स का काम अलग अलग जान लेते हैं फटाफट। ब्लड सेल में RBC को क्या कहते हैं? रेड ब्लड कार्बसेल्स। सेल तो कहेंगे ही, कार्बसेल्स कह देते हैं, क्योंकि RBC जब बनता है तब सेल रहता है, और जब बनता है तब सेल रहता है, लेकिन बनने के बाद उसका काम है ऑक्सीजन को ढोना। तो ऑक्सीजन को ढोना काम है, तो उसका न्यूक्लियस खत्म हो जाता है और न्यूक्लियस की जगह पे क्या आ जाता है? हीमोग्लोबिन। तो लिख लीजिए, RBC कंटेन हीमोग्लोबिन। RBC कंटेन हीमोग्लोबिन which is red in color। हीमोग्लोबिन कैसा है? which is red in color। therefore blood looks red in color। हीमोग्लोबिन के वजह से ही हम लोगों का ब्लड रेड होता है। अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो ब्लड थोड़ा कम रेड हो जाएगा, है कि नहीं? कमजोरी आ जाएगी। हीमोग्लोबिन, RBC contain hemoglobin which is red in color। hemoglobin carry oxygen। ऐसे लिखिए, hemoglobin bind with ऑक्सीजन। किसके द्वारा बाइंड हो जाता है? ऑक्सीजन। यहाँ पे हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन बाइंड हो गया और क्या बना लिया? HbO2 बाइंड विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना लिया? ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। लाइफ स्पैन ऑफ RBC। एक RBC आज बन गई तो कितने दिन तक जिंदा रहेगी? लाइफ स्पैन ऑफ RBC इज 120 डेज। इसके बाद एक काम नहीं करेगी। तो RBC, लाइफ स्पैन ऑफ RBC जो है 20 डेज। इसके बाद ये तोड़ दिया जाएगा। RBC आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। RBC कहाँ बनता है? RBC आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। कहाँ बनती है? बोन मैरो में। जो बड़ी बड़ी हड्डियां होती हैं उनके बोन मैरो में RBC बनता है। तो ये ऑक्सीजन को ढोता है, उधर से CO2 को भी लाता है टिश्यू से। अब लिखिए WBC। अब क्या लिखेंगे? WBC। WBC आर कलरलेस। WBC आर कलरलेस। कैसी हैं? कलरलेस। It protect us from infection। It protects us from infection। Hence
हेंस हमारे देश को दूसरे कंट्री के आक्रमण से कौन बचाता है? सोल्जर। हेंस WBC आर कॉल्ड एज सोल्जर ऑफ द बॉडी। इनको क्या कहते हैं? सोल्जर ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी में WBC न हो तो हम ढेर सारे रोगों से ग्रसित हो जाएंगे, इन्फेक्शन हो जाएगा और रोगी हो जाएंगे। तो WBC क्या करते हैं? हमें रोगों से बचाते हैं। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शन। सो WBC आर कॉल्ड एज सोल्जर ऑफ द बॉडी। अब ये WBC कई तरह के होते हैं। WBC कई तरह के होते हैं, थोड़ा हम देख लेते हैं, इसका चार्ट बना देते हैं। यहाँ देख लीजिए WBC, यहाँ WBC ये कई तरह के हैं, देख लीजिए यहाँ। एक तो है, एक ग्रेन्युलोसाइड है। क्या है? ग्रेन्युलोसाइड। क्या है? ग्रेन्युलोसाइड। अब ग्रेन्युलोसाइड उसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं। ग्रेन्युलोसाइड में क्या होते हैं? ग्रेन्यूल्स। ये 3 तरह का होता है। जैसे यहाँ पे एक तो हम बना रहे हैं, यह है, इसमें पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस है। यहाँ पे ऐसे बना लीजिएगा, ऐसे, यह ऐसे, और ये WBC का डायग्राम है। उसमें भी न्यूट्रोफिल का, हमारे भी एक कमांडो का काम करता है। कमांडो का काम जानते हैं? कमांडो जो है सीधे दुश्मन से लड़ जाते हैं और उनको परास्त कर देते हैं। वैसे ही ये WBC यह ग्रेन्युलोसाइट है। इसमें ढेर सारे ग्रेन्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? ग्रेन्यूल्स। राइबोसोम खूब होता है। यह ग्रेन्युलोसाइट किस तरह का है? इसका नाम है न्यूट्रोफिल। क्या नाम है? न्यूट्रोफिल। यह ग्रेन्युलोसाइट न्यूट्रोफिल है। एक तो दूसरा ग्रेन्युलोसाइट, यह ग्रेन्युलोसाइट कौन सा है? यह ग्रेन्युलोसाइट एसिडोफिल है। ये कौन सा है? एसिडोफिल है। यह एसिडोफिल है। इसमें भी ग्रेन्यूल्स होते हैं। इसको कहते हैं एसिडोफिल। एसिडोफिल। एक तीसरा ग्रेन्युलोसाइड है। एक तीसरा ग्रेन्युलोसाइड है। यह ग्रेन्युलोसाइड, इसमें भी ग्रेन्यूल्स होते हैं। यह ग्रेन्युलोसाइड, यह ग्रेन्युलोसाइड, यह जो है बेसोफिल है। ये कौन सा है? बेसोफिल है। कौन सा है? बेसोफिल। तो कितने तरह के हो गए WBC में ग्रेन्युलोसाइड? 3 तरह के। कौन कौन? न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल, बेसोफिल। तो लिख लीजिए, इन WBC granulocytes contain granule. In WBC granulocyte contain what? Contain granules in cytoplasm. Granules in cytoplasm. इनके साइटोप्लाज्म में क्या होता है बच्चों? ग्रेन्यूल्स होता है। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं। They are 3 types. They are 3 types. कौन कौन? न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल, बेसोफिल. They have polymorphic nucleus. They have lobular nucleus. इनका न्यूक्लियस कैसा होता है? लोब्यूलर। देखिए लोब बना हुआ है, छोटे छोटे लोब बने हैं। They have lobular nucleus. अब आपको कंपटीशन में पूछेगा which WBC contain lobular nucleus, lobe like nucleus. तो lobe like nucleus कहाँ है? ग्रेन्युलोसाइड में। इसमें भी लोब है, इसमें भी लोब है। इसमें लोब माने एक नोड लाइक गार्ड जैसे हो गया, लोब्यूलर न्यूक्लियस है। तो WBC व्हाइट ब्लड सेल में ग्रेन्युलोसाइड कंटेन ग्रेन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म, दे हैव लोब्यूलर न्यूक्लियस। अब एक सेंटेंस लिख लीजिए, न्यूट्रोफिल एक्ट्स एज कमांडो। न्यूट्रोफिल एक्ट्स एज कमांडो। यह कमांडो की तरह है। इट इंगल्फ पैथोजन, पैथोजन को खा जाता है। इंगल्फ पैथोजन, कोई बैक्टीरिया आएगा
कोई रोगजनक आएगा उसको क्या करेगा, खा जाएगा। न्यूट्रोफिल इंगल पैथोजन एंड क्या करेगा, एंड डिस्ट्रॉय, उसको डाइजेस्ट कर देगा एंड डिस्ट्रॉय। अगर मान लीजिए शरीर में कोई पैथोजन आया, उसको उसने खा के पचा दिया, तो क्या वो रोग कर पाएगा? वैसे ही कोई दूसरे देश का कोई आ गया शत्रु, तो हमारी आर्मी उसको मार के क्या करेगी, खत्म कर देगी, तो हमारा देश क्या हो जाएगा, सुरक्षित। वैसे ये न्यूट्रोफिल क्या करता है, कोई भी आप पैथोजन आएगा, कोई बैक्टीरिया आएगा, उसको खा के डाइजेस्ट कर देगा। तो न्यूट्रोफिल इंगल पैथोजन एंड डिस्ट्रॉय। Does protect us from infection. Does protect us from infection. हमको इन्फेक्शन से क्या करता है, बचाता है। इसके बाद लिखिए एसिडोफिल एंड बेसोफिल। एसिडोफिल एंड बेसोफिल, एसिडोफिल एंड बेसोफिल शोज एलर्जी रिस्पांस। क्या रिस्पांस देते हैं, एलर्जी रिस्पांस। देखते हैं किसी को एलर्जी बार बार होती है, स्नीजिंग कफिंग बार बार होता है, ब्लड टेस्ट होता है तो डॉक्टर बोलता है इनका एसिडोफिल इओसिनोफिल बढ़ गया, कहता है कि नहीं कहता है? तो ये कैसा रिस्पांस देते हैं, एसिडोफिल बेसोफिल एलर्जिक रिस्पांस देते हैं। कैसा रिस्पांस देते हैं, एलर्जिक रिस्पांस। अब डब्ल्यूबीसी का दूसरा पार्ट, डब्ल्यूबीसी का दूसरा पार्ट क्या है, ए ग्रैन्युलोसाइट। दूसरा पार्ट क्या है डब्ल्यूबीसी का, ए ग्रैन्युलोसाइट। ए ग्रैन्युलोसाइट इट डू नॉट कंटेन ग्रैन्यूल। ए ग्रैन्युलोसाइट में ग्रैन्यूल नहीं होता है। ए ग्रैन्युलोसाइट डू नॉट कंटेन ग्रैन्यूल, इसमें डू नॉट कंटेन ग्रैन्यूल, इसमें ग्रैन्यूल नहीं होता है। डू नॉट कंटेन, डू नॉट कंटेन ग्रैन्यूल। वैसे 9 में इतना भी लिख देंगे कि इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स एंड रेस्पिरेटरी गैसेस ऑल ओवर द बॉडी, तो भी आपका काम चल जाएगा। इट द डब्ल्यूबीसी प्रोवाइड इम्यूनिटी एंड एक्सेस सोल्जर, लेकिन डिटेल में जानना जरूरी है थोड़ा। क्या हो गया, भागना है, फिर भागना है, टीचर है। तो एक ग्रैन्युलोसाइट डू नॉट कंटेन ग्रैन्यूल्स। इट इज 2 टाइप्स, इट इज 2 टाइप्स। पहला लिख लीजिए, इट इज 2 टाइप्स। ग्रैन्युलोसाइट 2 तरह के होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट 2 तरह के होते हैं। कौन कौन, कौन कौन? यह 2 तरह का है ग्रैन्युलोसाइट, लिख लीजिए ग्रैन्युलोसाइट 2 टाइप्स। लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट एक ग्रैन्युलोसाइट एक ग्रैन्युलोसाइट, ग्रैन्युलोसाइट तो 3 तरह के ही हैं। एक ग्रैन्युलोसाइट आर 2 टाइप्स। कौन कौन 2 तरह के हैं? पहला लिखिए लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, और दूसरा है मोनोसाइट। लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट, दिख रहा है कि नहीं? नो सर। अच्छा, यहाँ पे लिम्फोसाइट और यह मोनोसाइट नहीं दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे हम बना देते हैं लिम्फोसाइट। यह एक ग्रैन्युलोसाइट 2 तरह के हैं। एक ग्रैन्युलोसाइट 2 तरह के हैं। कौन कौन, कौन कौन? लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट।
साइट। अब लिखिए lymphocyte contain rounded nucleus। lymphocyte contain rounded nucleus, इसका कैरेक्टर है। अब एग्जाम में पूछेगा ए स्टूडेंट ऑब्जर्व द WBC, इन द WBC nucleus was rounded, then it is lymphocyte, monocyte, neutrophil। क्या होगा? lymphocyte contain rounded nucleus, it secretes या it release antibody, या क्या निकालता है? एंटीबॉडी टू डिस्ट्रॉय पैथोजन। जब कोई आएगा पैथोजन तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या करेगा? एंटीबॉडी निकालेगा। यह इसका न्यूक्लियस है, यह एक न्यूक्लियस है। ये क्या है? लिम्फोसाइट है। जैसे कोई पैथोजन आया, मान लीजिए यहाँ पे कोई पैथोजन आएगा, यहाँ पैथोजन आएगा तो इसके खिलाफ क्या निकालेगा? एंटीबॉडी। जैसे कमांडो है, कमांडो को तुरंत खत्म कर देगा, लेकिन पुलिस है क्या करेगी? चोर को, बदमाश को पकड़ेगी, थाने ले जाएगी, फिर कोर्ट में ले जाएगी, और फैसला कौन देगा? जज फैसला देगा। लेकिन कमांडो वो तो अपना खुद अपना निर्णय ले लेगा। वैसे ही न्यूट्रोफिल कमांडो की तरह था, वो डायरेक्ट खत्म कर दिया। और ये क्या किया? पैथोजन आया तो ये खुद नहीं खत्म करेगा, ये क्या निकालेगा? एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी इसको खत्म करेगा। तो दोनों में यही फर्क है। तो एंटीबॉडी कौन निकालेगा? लिम्फोसाइट। और दूसरा है लिखिए मोनोसाइट। मोनोसाइट कंटेन किडनी शेप्ड न्यूक्लियस। मोनोसाइट कंटेन कैसा न्यूक्लियस होगा? किडनी शेप्ड, किडनी बीन सीड शेप्ड। सेम का बीज देखे? बीन सीड शेप्ड न्यूक्लियस या किडनी शेप्ड न्यूक्लियस। ये पूरा सेम के बीच की तरह न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस है, इसका क्या है? न्यूक्लियस कैसा है? किडनी शेप्ड। कैसा है? किडनी शेप्ड न्यूक्लियस। तो किडनी शेप्ड न्यूक्लियस किसमें होता है? मोनोसाइट में। इट आल्सो एक्ट्स एज कमांडो। तो मोनोसाइट में न्यूक्लियस कैसा है? किडनी शेप्ड है। इट आल्सो एक्ट्स एज कमांडो, इंगल्फ द पैथोजन, या पैथोजन को इंगल्फ कर देगा। इंगल्फ द पैथोजन एंड डिस्ट्रॉय। इंगल्फ पैथोजन में रोग उत्पन्न करने वाला कोई बैक्टीरिया आ गया तो उसको क्या करेगा? इंगल्फ करने का मतलब क्या होता है? खा जाना, निगल जाना। इंगल्फ पैथोजन एंड डिस्ट्रॉय। अब उसको क्या करेगा? डिस्ट्रॉय कर देगा, खत्म कर देगा। समझा कि नहीं? तो WBC कुल 5 तरह के हो गए। 3 तो ग्रेन्युलोसाइड है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिडोफिल। न्यूट्रोफिल कमांडो है, बेसोफिल एसिडोफिल एलर्जी करता है। और 2 तो एक ग्रेन्युलोसाइड है, इसमें ग्रेन्यूल नहीं है। कौन कौन? लिम्फोसाइड और मोनोसाइड। तो WBC हो गए, उनके काम मालूम हो गए। क्या करते हैं? हमारे बॉडी को रोगों से बचाते हैं, इन्फेक्शन से बचाते हैं। जिनका WBC जितना मजबूत होगा, जितना ज़्यादा होगा, वो उतना ही इम्यूनिटी उसकी स्ट्रांग होगी, जल्दी कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। तो बिल्कुल सुबह में एक्सरसाइज करिए, बढ़िया फ्रेश हवा लीजिए, एक्सरसाइज करिए, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी और आप स्वस्थ रहेंगे। ठीक है ना? तो ये इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। और तो RBC और WBC, ये भी WBC का ही हिस्सा है। ये भी क्या बताया था कि नहीं बताया था? तो यहाँ पे मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में लिम्फोसाइट में कैसा न्यूक्लियस बताया था? जल्दी बताओ। लिम्फोसाइट में कैसा न्यूक्लियस बताया था? अरे वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और मोनोसाइट में कैसा बताया था? जल्दी बताओ। किडनी से, बहुत बढ़िया, पहचान लिया आप लोगों ने। हाँ, साइंटिस्ट बन गए, बन गए साइंटिस्ट, बहुत बढ़िया।
तो हो गया। चलिए आगे लिखिए प्लेटलेट्स, आगे लिखिए प्लेटलेट्स। क्या? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स आर कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट। क्या कहलाते हैं? थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। Platelets are called as thrombocyte. It is small disc-like cell. Small disc-like cell. डिस्क की तरह सेल है। Small disc-like cell plays important role in blood clotting। कहाँ? into injured tissue। blood clotting during injury, after injury। जैसे ही कोई चोट लग गया और कोई टिश्यू इंजर्ड हो गया तो वहां पे ब्लड क्लॉटिंग का काम कौन करेगा? प्लेटलेट्स। तो जैसे ही कोई चोट लगा तो ब्लड क्लॉटिंग कर देते हैं एंड चेक द ब्लीडिंग, और रक्त बहने की प्रक्रिया को क्या करते हैं? रोक देते हैं। नहीं तो बहुत सारा ब्लड बह जाएगा और वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। तो कैसे ब्लड क्लॉटिंग करते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। आपके लिए इतना ही है, इतना से काम चल जाएगा। लेकिन थोड़ा ज्यादा जानने वाले बच्चे सोचते होंगे कि पूरे शरीर में ब्लड दौड़ रहा है, क्यों नहीं जमता? चोट लगने पर ही क्यों जमता है? वही ब्लड पूरे बॉडी में दौड़ रहा है, नहीं जम रहा है, आराम से फ्लो कर रहा है। लेकिन जैसे चोट लगी क्यों जम जाता है? ये आपके मन में आ रहा होगा विचार। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। शांत हो जाओ। यहाँ पे डैमेज टिश्यू, यहाँ पे क्या हो गया? ब्लड क्लॉटिंग। यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग कैसे हुआ? यहाँ पे डैमेज टिश्यू। ब्लड क्लॉटिंग कब होती है? जब टिश्यू डैमेज होता है। तो जैसे ही डैमेज टिश्यू होगा, यहाँ पर जो प्लेटलेट्स हैं, कौन? प्लेटलेट्स, स्मॉल डिस्क लाइक सेल्स। ये प्लेटलेट्स हैं, स्मॉल डिस्क लाइक सेल्स हैं। एक ऐसी सेल्स है डिस्क लाइक सेल्स है। डिस्क बना दीजिए, स्मॉल डिस्क लाइक सेल्स, स्मॉल डिस्क लाइक सेल्स है। ये बिल्कुल छोटी छोटी डिस्क की तरह होते हैं, एकदम ऐसे स्मॉल डिस्क लाइक सेल्स हैं। इनको कहते हैं प्लेटलेट्स। जैसे ही चोट लगती है, ये जो प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स छोटी तस्तरी, ये प्लेटलेट्स डैमेज टिश्यू में, नॉर्मल टिश्यू में नहीं, डैमेज टिश्यू में केमिकल निकालते हैं। उस केमिकल को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये तो थ्रोम्बोसाइट खुद ही है। प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन निकालते हैं। और थ्रोम्बोप्लास्टिन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन, हमारे लीवर में एक केमिकल बनता है जिसको कहते हैं प्रोथ्रम्बिन। क्या वो कहते हैं? प्रोथ्रम्बिन। यह लीवर में बनकर के ब्लड में हमेशा दौड़ते रहता है। ब्लड में इसलिए दौड़ते रहता है कि कब कहाँ जरूरत पड़ जाएगी कोई ठीक नहीं है। ब्लड क्लॉटिंग की कहाँ जरूरत पड़ जाएगी कोई ठीक नहीं है। तो ये लीवर में बनेगा प्रोथ्रम्बिन और दौड़ते रहेगा। लेकिन जमने का काम कम होगा। ध्यान से देखिए, जैसे ही चोट लगी प्लेटलेट्स ने क्या निकाला? थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन की उपस्थिति में प्रोथ्रम्बिन को किसमें बदल दिया? थ्रोम्बिन को किसमें बदल दिया? थ्रोम्बिन में। प्रोथ्रम्बिन को किसमें बदल दिया? थ्रोम्बिन में। पहले प्रोथ्रम्बिन था, ये ब्लड में दौड़ रहा है, लेकिन थ्रोम्बिन में कब बदला? जब चोट लगी थ्रोम्बोप्लास्टिन आया। थ्रोम्बोप्लास्टिन आने से प्रोथ्रम्बिन किसमें बदला? थ्रोम्बिन में। अब थ्रोम्बिन क्या करेगा? अब यह एक और केमिकल लीवर में बनता है जिसको कहते हैं फाइब्रिनोजन। उस केमिकल को क्या कहते हैं?
फाइब्रिनोजन। यह बिल्कुल लिक्विड की तरह है। जैसे वो मकड़ी देखते हैं, मकड़ी चलते जाती है, अपना जाला बुनते जाती है, माने मकड़ी सलाइवा निकालती है और वो धागे में बदल जाता है। रेशम का कीड़ा अपना सलाइवा निकालता है, गर्दन घुमाते जाता है, उसका सलाइवा जैसे ही हवा के संपर्क में आता है किसमें बदल जाता है? धागे में, रेशम में बदल जाता है। तो पहले तो लिक्विड है ना उसका सलाइवा, और जब हवा के संपर्क में आता है तो धागे में बदल गया। वैसे ही फाइब्रिनोजन पहले कैसा है? लिक्विड है, लेकिन जैसे ही थ्रोम्बिन के संपर्क में आया किसमें बदल गया? फाइब्रिन में। किसमें बदल गया? फाइब्रिन में। अब यह फाइब्रिन में बदल गया। फाइब्रिन में बदलते ही यहाँ पूरा जाल बन गया, एकदम जाल बन गया, जैसे मकड़ी का जाला। ये मकड़ी का जाल बन गया। फाइब्रिन माने धागा बन गया, एकदम ऐसे जाल बना लिया। और जाल बनते ही सारे के सारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स इसमें उलझ जाएंगे। उलझ जाएंगे कि नहीं उलझ जाएंगे? उलझ गए। अब यहाँ पे क्या हो गई? ब्लड क्लॉटिंग। अब यहाँ पे क्या हो गई? ब्लड क्लॉटिंग। देखा बॉडी में कितना अद्भुत व्यवस्था दी गई है कि अपने आप से चोट लगे तो क्या हो जाए? ब्लड क्लॉटिंग। ये ब्लड क्लॉटिंग हो गई। कहने का मतलब ये है कि जहाँ चोट लगा, हर जगह नहीं, जहाँ चोट लगा वहाँ का प्लेटलेट्स क्या निकाला? थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन ब्लड में कैल्शियम होता है, कैल्शियम की उपस्थिति में प्रोथ्राम्बिन को किसमें बदल दिया? थ्राम्बिन में। थ्राम्बिन फाइब्रिनोजन को किसमें बदल दिया? फाइब्रिन में। अब यहाँ जाल जाल बन गया और ब्लड क्लॉटिंग हो गई, ब्लड बहने से रुक गया। समझ में आ गया? किसी किसी में जेनेटिक रूप से हीमोफीलिया हो जाता है। हीमोफीलिया का मतलब ब्लड क्लॉटिंग एबिलिटी खत्म हो जाती है, मतलब उसमें जीन नहीं है कि यह केमिकल बने। अजय यह केमिकल नहीं बनेगा तो बाकी सब रहेंगे, फिर भी कोई काम नहीं होगा। अब जैसे मान लीजिए थ्रोम्बोप्लास्टिन नहीं बना और चोट लग गई, और थ्रोम्बोप्लास्टिन नहीं बना तो प्रोथ्राम्बिन थाम्बिन में नहीं बदलेगा, थ्रोम्बिन फाइब्रिन को फाइब्रिन नहीं बदलेगा और ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, तो उनका ब्लड बहते रहता है। क्वीन विक्टोरिया का बेटा, उसका एक्सीडेंट हो गया था, उसको हीमोफीलिया था, डॉक्टर लगे रहे, ब्लड उसका जमाने की कोशिश कर रहे थे, ब्लड बंद ही नहीं हुआ, उसको बचा नहीं पाए। तो बहुत सारे लोगों को हीमोफीलिया हो जाता है। वो जेनेटिक डिजीज है, वो किसी को ऐसे नहीं होता, माता पिता से जीन आए हैं। उनके लड़के को उन्हीं से जीन आया था, विक्टोरिया से ही जीन आया था। तो ये कभी कभी जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाते हैं हीमोफीलिया, लेकिन नॉर्मल हम सब लोग में ब्लड क्लॉटिंग एबिलिटी है। जैसे चोट लगेगी प्लेटलेट्स क्या निकाले? प्लास्टिन। कैल्शियम आयन के बदले प्रोथ्राम्बिन किसमें बदलेगा? थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन फाइब्रिन किसमें बदलेगा? फाइब्रिन में। फाइब्रिन से क्या होगा? जाल बन जाएगा और ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाद थोड़ी सी बात लिख लीजिए लिम्फ की। समझ में आ गया सबको? कोई डाउट? थैंक यू। आगे लिखिए, आगे लिखिए लिम्फ। हाँ, लिम्फ ए लिखो। लिम्फ इज कलरलेस। लिम्फ इज कलरलेस, फ्लोइंग थ्रू। जैसे ब्लड वेसल से बह रहा था, ये कैसे फ्लो करेगा? फ्लोइंग थ्रू लिम्फ वेसल। फ्लोइंग थ्रू लिम्फ वेसल। It contain WBC। ये भी WBC इसमें भी होता है, which provide। अब WBC तो क्या करेगा? प्रोवाइड क्या करेगा? हाँ, इम्यूनिटी है। हाँ चला, ठीक है। अब ए वालों को कनेक्टिव टिश्यू का बाकी डेंस पढ़ा दिया है, एरियोलर पढ़ा दिया। एरियोलर तो इनका भी हो गया, बी का भी हो गया है ना। एरियोलर हो गया है, एडिपोज हो गया है, ब्लड हो गया, खाली बोन रह गया है आप लोगों का। तो बोन आप लोग भी सुन लीजिए। इन्होंने आप वाला सुना, आप इनका वाला सुन लीजिए, रिवाइज हो जाए।
ठीक है? हट जाए। अच्छा, तो इसमें भी WBC होता है। बतिया लो अपने में, बतिया लो। इसके बाद आता हूं तो पीठ गहरा कर देता हूं। सुनो ध्यान। अब उसको बोला हूं कि इधर आके बैठी, तू निकल के आ, निकल गया, निकल गया। वहां पे कुछ रखा है का? इधर से आओ, इधर से चलो। वहां नमक लता रखा है कि समोसा रखा है? तभी यहां बैठा करो। चलो आगे, लिख लिया? हाँ, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस। अब ए वालों का रिवीजन हो जाएगा। अभी ए वालों से मैं क्वेश्चन करूंगा, इसी में पढ़ा दिया हूं ना? अरे छूट गया, बाद में लिखिएगा। चलिए फिर सुन लीजिए। ए वालों से क्वेश्चन करूंगा। पढ़ा दिया गया ना डेंस वाला ना? ए में पढ़ा दिया गया है। हाँ, पढ़ा दिया गया है। हाँ, लिखिए। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर, डेंस रेगुलर, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। डेंस रेगुलर कंटेन कॉम्पैक्ट फाइबर्स। कॉम्पैक्ट फाइबर कौन कौन से फाइबर? कोलेजन फाइबर एंड इलास्टिन फाइबर। इलास्टिन। क्वेश्चन की बारी आ गई, घबराओ मत। इट इज 2 टाइप्स। ये कौन? 2 तरह के हैं। कौन कौन? टेंडन और लिगामेंट। अब ये एग्जाम में भी आएगा। अभी एग्जाम होगा ना, उसमें आगे लिखो टेंडन कनेक्ट्स। जल्दी बताओ ए वालों। टेंडन कनेक्ट्स, यस वेरी गुड, मसल टू बोन। यह मसल टू बोन। यहाँ जो हम लोग की मसल है बोन से अटैच है, तो कौन जुड़ा है? टेंडन। मसल मीट खाने वाले जानते होंगे, हड्डी के पास जो बोन होती है वहाँ सफेद सफेद धागे होते हैं जहाँ अटैच होता है ना? तो मसल टू बोन को कौन अटैच करता है? टेंडन। और यहाँ पे लिख लो MTB का मतलब मसल टू बोन। कौन कनेक्ट करेगा? टेंडन। मसल टेंडन बोन, मसल टेंडन बोन। ये एकदम याद कर लो। और इसके बाद लिगामेंट लिखो जल्दी। अच्छा ये बताओ, टेंडन किस फाइबर का बना होता है? कोलेजन का कि इलास्टिन का? यह कोलेजन का बना होता है। किसका बना होता है? कोलेजन का। हाँ, टेंडन कनेक्ट्स मसल टू बोन और लिगामेंट कनेक्ट्स बोन टू बोन। हाँ, लिगामेंट कनेक्ट्स बोन टू बोन। बोन टू बोन को कौन कनेक्ट करेगा? BLB, बोन लिगामेंट बोन। इट इज कंपोज्ड ऑफ, अच्छा छुट्टी हो गया, रुक जाइए। इट इज कंपोज्ड ऑफ इलास्टिन फाइबर। ये लोग इलास्टिन फाइबर। कभी कभी आप दौड़ते हैं, पैर में मोच आ जाता है, ज्वाइंट्स में मोच आ जाता है। यह यहाँ पे देखो, ये बोन है ना, तो बोन से बोन किससे अटैच है? एक बोन दूसरी बोन से किससे अटैच है? यहाँ पे एक बोन दूसरी बोन से किससे अटैच है? और मसल बोन से किससे अटैच है? अरे वाह, इधर वाले तो बोल ही नहीं रहे। मसल बोन से किससे अटैच है? अब बोन से किससे अटैच है? चलो बहुत बढ़िया। 2 लाइन और सुन लो, 2 लाइन और सुन लो फिर भागो। चलो आगे लिखिए बोन। कार्टिलेज पहले लिखो, कार्टिलेज इज
सॉफ्ट, कार्टिलेज इज सॉफ्ट, कार्टिलेज सॉफ्ट होती है। इट कंटेन कॉन्ड्रियोसाइट्स, इट कंटेन कॉन्ड्रियोसाइट्स, इसमें कॉन्ड्रियोसाइट्स होता है, कॉन्ड्रियोसाइट्स। इट इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ, कहाँ होती है? प्रेजेंट एट द टिप ऑफ नोज, एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर, कान में, बाहर का कान है मुलायम जो है, नोज, एक्सटर्नल ईयर, ट्रेकिया, और क्या है ट्रेकिया में, एंड डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहाँ पाई जाती है? इन द वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी में वर्टिब्रल कॉलम के इंटरवर्टिब्रल डिस्क का काम करता है। जैसे वर्टिब्रल छोटी छोटी हड्डियों से बना है, उन हड्डियों के बीच में क्या है? डिस्क है। ये किसकी बनी है? ये किसकी बनी है? किसकी बनी है? सपोज ये जो है वर्टिब्रल है, और इसके बीच में सपोज कर लो एक कार्टिलेज हो गया, ये बीच में क्या हो गया? कार्टिलेज। अगर यह नहीं होता तो ये आपस में टकराते रहती, उछलते लगती कि नहीं, और बीच में एक कार्टिलेज हो गया, अब ये आपस में टकराएगी? नहीं टकराएगी ना। तो ये बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क का काम करती है। किसका बनी होती है? कार्टिलेज की। किसका बनी होती है? कार्टिलेज की। देखते हैं एग्जाम में कौन कौन ठीक से लिखता है। चलो अब यह इसका डायग्राम फट से बना लो, फिर छोड़ते हैं। ये देखो यहाँ पे जल्दी बना लो, खत्म है चैप्टर, बिल्कुल खत्म। हाँ खत्म। अरे न्यूरॉन भी पढ़ा देते हैं, बैठे रहो चुपचाप से, आज ही खत्म। हाँ नहीं, तुम लोगों को वही दिक्कत होती है वहां से आने में, खत्म हो जाएगा तो ठीक रहेगा। चलो ये देखो, शांत हो जाओ, कोई बात न करे, जितना बात करोगे उतनी देर तक पढ़ाएंगे। अब इसमें बहुत सारे क्या होती हैं? कॉन्ड्रियोसाइट्स। क्या होती हैं? कॉन्ड्रियोसाइट्स, कॉन्ड्रियोसाइट्स। यहाँ पे एक कॉन्ड्रियोसाइट्स इसके अंदर है, एक कॉन्ड्रियोसाइट्स इसके अंदर है, कॉन्ड्रियोसाइट्स है। ये ढेर सारे क्या है? कॉन्ड्रियोसाइट्स है, ढेर सारे क्या है? कॉन्ड्रियोसाइट्स है। इसके अंदर ये मैट्रिक्स है, लेकिन इसमें कैल्शियम फास्फेट नहीं होता है, इसको कहते हैं पेरिकार्डियम। क्या कहेंगे इसको? पेरिकार्डियम। जल्दी बना लो, पेरिकार्डियम। और इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? कॉन्ड्रियोसाइट, कॉन्ड्रियोसाइट। क्या कहेंगे? कॉन्ड्रियोसाइट। और यहाँ पे क्या है? मैट्रिक्स। तो इसमें कैल्शियम फास्फेट नहीं होता है, इसीलिए क्या होती है? यह जो है हल्की बने सॉफ्ट होती है। यह टीएस ऑफ कार्टिलेज, ट्रांसवर्स सेक्शन किसका है? कार्टिलेज का है। अब लिखो बोन, चलो लिखो जल्दी से। हाँ बोन लिख लो। छूट गया? बोन कर क्या रहा है तू? बतिया रहा अंशुमन के साथ। ये पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, कॉन्ड्रियोसाइट, मैट्रिक्स, याद हो गया? बार बार पेरिकार्डियम, कॉन्ड्रियोसाइट में इतने जानो। कार्टिलेज में कॉन्ड्रियोसाइट, उसमें मैट्रिक्स, उसमें कैल्शियम फास्फेट नहीं होता है, इसीलिए वो क्या है? सॉफ्ट है। अगर नहीं मालूम हो तो अपना नाक कान पकड़ के देख लेना कितना मजबूत है। सॉफ्ट है ना? तो किसका बना है? और यहाँ पे ट्रेकिया, ट्रेकिया भी किसकी बनी है? यहाँ पे ट्रांसफर लिख लीजिए, ये ट्रांसवर्स, स्किन का लॉन्गिट्यूडिनल, इसका ट्रांसवर्स, इसका ट्रांसवर्स लिखिए, स्किन का लॉन्गिट्यूडिनल, इसका ट्रांसवर्स। चलिए आगे लिखिए, बोन, जल्दी लिखो।
हाँ हड्डी, बोन, इट इज स्ट्रांग, इट इज स्ट्रांग, प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट इंटरनल डिलिकेट ऑर्गन। बॉडी के अंदर जितने भी डिलिकेट ऑर्गन है, ब्रेन है, हार्ट है, लीवर है, किडनी है, सबको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। डिलिकेट ऑर्गन इन द बॉडी, इंटरनल डिलिकेट ऑर्गन। बोन किसका बना होता है? कंसिस्ट ऑफ ऑस्टियोसाइट। बोन कंसिस्ट ऑफ ऑस्टियोसाइट इन बोन। हाँ मैट्रिक्स है एंड मैट्रिक्स। इन द मैट्रिक्स कैल्शियम फास्फेट डिपॉजिटेड, कैल्शियम फास्फेट। इसीलिए बच्चों को ज्यादा से ज्यादा भोजन में कैल्शियम होना चाहिए, इसीलिए मिल्क दिया जाता है, हरी सब्जियां खिलाई जाती हैं, कैल्शियम खूब मिले, फास्फोरस मिले। कैल्शियम फास्फेट इज डिपॉजिटेड इन बोन। कैल्शियम फास्फेट इज डिपॉजिटेड इन बोन, हेंस बिकम्स स्ट्रांग। सो इट बिकम्स, जिसके बोन में जितना ही कैल्शियम फास्फेट होगा उसकी बोन उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होगी, और जिसके बोन में कैल्शियम फास्फेट कम जमा होगा उसकी बोन क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। देखते हैं छोटे बच्चों में अभी उतना नहीं रहता है तो दिक्कत होती है। किसको? आए अरे अभी छोड़ रहे हैं, कहाँ है साइंस सर? कल 10 मिनट बैठे भेज रहे हैं। आए बस 10 मिनट छोड़ रहे हैं। तो इट बिकम्स स्ट्रांग। ये कैसी हो गई? स्ट्रांग। तो अब बोन में देख लो, जल्दी से जाओ, सर बुलाए हैं। तो यहाँ पे देखिए ये पेरिऑस्टियम, क्या हो गया? ये पेरिऑस्टियम। और इसके बाद यहाँ पे क्या होगा? ऑस्टियोसाइट्स। तो यहाँ पे ऑस्टियोसाइट्स में कैनाली पुली होता है। क्या होता है? ऐसे कैनाली पुली ऐसे बना लेना, थोड़ा थोड़ा ऐसे बना लो। कैनाली पुली होता है ऐसे, है ना, इस तरह से। और इसी में क्या होता है? इसी में ऑस्टियोसाइट्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑस्टियोसाइट्स। और यहाँ पे यह जो है यह क्या है? यह जो है यह ओस्टियोब्लास्ट है, और यह जो है ओस्टियोसाइट है। क्या है? ओस्टियोसाइट। और यहाँ पे इसमें क्या है? मैट्रिक्स। यहाँ क्या है? मैट्रिक्स। इसी में क्या डिवाइड होता है? कैल्शियम फास्फेट। और कैल्शियम फास्फेट डिवाइड होने से क्या हो जाती है? मजबूत हो जाती है हड्डियां। तो जाइए, थैंक यू वेरी मच। फिर इसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। पहले बॉयज रुक जाओ।